हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की मास्टर क्लास में स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों से हम लेना चाह रहे थे ये क्लास। इसमें हम बात करेंगे आपके सीयूईटी के कंप्लीट सिलेबस की। तो सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे, साथ में ही जितने भी आपके टॉपिक होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी सीयूईटी के बीपीएड के एग्जाम्स की, तो उन सभी के टॉपिक आज कवर होने वाले हैं एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये मास्टर क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली मैं श्योर शॉट कहता हूं कि 100% आप सिलेक्शन लेके रहेंगे। रिटर्न में आपका हाथ कोई नहीं रोक सकता अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया। ये वीडियो चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, या फिर इससे भी बड़ी हो, पूरा देखना है। चाहे 2 पार्ट में देख लो, चाहे कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास लेके आया हूं मैं। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने जो कि हैं आपकी मास्टर क्लास। चलिए मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, एक एक टॉपिक करके ये सारी ही पीपीटी हम कवर करने वाले हैं। तो फेडरेशंस वगैरह जितने भी हैं सब आपका कवर करेंगे। सारा सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट लेंगे। एक तो आपके करियर एस्पेक्ट्स है कि क्या क्या करियर एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि इतना ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर नहीं है और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में वो देखने को मिलेंगे। मिस्टर थॉमस बैक की अगर हम बात करें तो ये आपके आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है। वहीं से आईओसी की एक स्थापना कहां से होती है तो 23 जून 1894 में आईओसी बनी थी। इसको लिख लेना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये लिख लेना। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका आपका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आईओसी की स्थापना है, उसका किस तरीके से, कैसे इसकी हिस्ट्री है, ये भी सारी दे रखी है। एक तरीके से पूरे ओलंपिक स्पोर्ट्स को कवर करने में इन्हीं का योगदान होता है। सारी ही चीज आईओसी पूरे वर्ल्ड वाइड गेम्स को देखती है। उसी तरीके से टू द पॉइंट चलेंगे। आईओसी हो गया, आईओए, इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बात करेंगे। तो आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। लेकिन उससे पहले 1920 और 1924 अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया की टीम जा ही रही थी। तो सर दोराबजी टाटा थे इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, एक तरीके से यूं कह लीजिए, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये आपका आईओए होना चाहिए। तो इसके पीछे बात चलते चलते धीरे धीरे बात पहुंची और फेडरेशन अंत में जाके बनी 1927 में। उसी के साथ साथ 1928 में आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया था हॉकी में, एम्स्टर्डम ओलंपिक। तो सर दोराबजी टाटा यूं कह लीजिए फाउंडिंग प्रेसिडेंट, आपके फाउंडिंग प्रेसिडेंट, और साथ में ही डॉक्टर एजी नॉर्गन सेक्रेटरी बने थे इस टाइम पे। आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साई से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 25 जनवरी 1984 में साई बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके साथ साथ इसके एकेडमिक विंग और आपके साई सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं। एलएनआईपी की बात करते हैं तो एलएनआईपी की इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1957 में ये बन के तैयार हुआ था, 1957। साथ ही एक चीज और, डॉक्टर पीएम जोसेफ जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर पीएम जोसेफ ये आपके फर्स्ट प्रिंसिपल थे, या यूं कह लीजिए कि फाउंडिंग फादर थे आपके फिजिकल एजुकेशन के, एलएनआईपी के। मेनली इसकी आपकी स्टोरी क्या है ये सारा कुछ पीपीटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये 1957 में बनी थी। उसके अंडर में उज्जैन यूनिवर्सिटी यानी कि आपकी विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर जो उज्जैन में थी उसके अंडर में ये एफिलेटेड थी। उसके बाद में 1964 में ये आपके जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गई जो आपकी ग्वालियर में थी। उसके बाद में 1982 में 82 में आपका खुद का ऑटोनोमस कॉलेज बन गया। 1995 में इसको दर्जा मिला एलएनआईपी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का। उसके साथ साथ में वाईएमसीए की बात करते हैं। 1920 में 1920 में आपका फर्स्ट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एशिया में आपका पहली बार खोला गया। एचसी बक इंडिया के फिजिकल एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के फादर एचसी बक को माना जाता है इंडिया में। इंडिया में फिजिकल एजुकेशन लेके ही आपके वाईएमसीए यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन 1920 में ये इंपॉर्टेंट डेट है। और हैरी क्रोबक, एचसी बक का नाम याद रखना, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। उसके बाद में आपका क्रिश्चियन कॉलेज की बात कर लेते हैं। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। क्रिश्चियन कॉलेज यानी कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
तो ये इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। इसी के साथ साथ ये आपकी कुछ फेडरेशंस वगैरह हमने डिस्कस कर ली। अब उसी के साथ में और हम बात कर लेते हैं आपकी कौन कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट और चीजें होने वाली है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कुछ आपके फेडरेशंस भी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है, सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड। यूं लगा लीजिए आपका मैराथन सेशन है, वन लाइनर सेशन चल रहा है। ए यानी कि एमेचर एथलेटिक एसोसिएशन की बात करते हैं, बहुत सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। हिस्ट्री विस्ट्री सब कुछ आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरीके से आने वाले हैं। एमेचर एथलेटिक एसोसिएशन ए, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में। इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन IAAF जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1912 में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडिया लेवल पे यानी कि AAFI एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में बनी थी। ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन को पहले पूना बोला जाता था, और पूना आपके एक तरीके से इसकी गेम की शुरुआत बताते हैं कि 1860 में इंडिया से ही हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है। एविडेंस कितना क्या कहते हैं ये चलो वो बात की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो गवर्निंग बॉडी है वो है आपके IBF। ये डायरेक्टली आएगा आपका क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। और ये आपकी बनी थी 1934 में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की अगर हम बात करें तो वो 1934 में आपके बन के तैयार हो गई थी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आपका जिम्नास्टिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जिम्नास्टिक्स में भी क्वेश्चन आएगा। बहुत पुराना गेम है, बहुत ज्यादा पुराना। जिम्नेजियम में पहले जिम्नास्टिक होता था, और जिम की फुल फॉर्म ही आपका जिम्नेजियम है। जो जिम आप देखते हैं कि फेडरेशन की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक जिसकी शुरुआत हुई थी 1881 में, याद रखना। इंडिया में कब हुई थी आपकी 1951 पे। तो इंडिया लेवल पे आपका GFI देखता है, यानी कि इंडियन जिम्नास्टिक फेडरेशन आपकी है जो GFI है जिम्नास्टिक्स पे। और उसी के साथ साथ में आपका इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक फेडरेशन बनी, वो बनी 1952 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ आपको याद रखनी है। जूडो की बात कर लेते हैं। 1882 में गेम बना आपका। 1882 में किन्होंने बनाया? डॉक्टर जिगारो कानो ने आपका गेम बनाया। उसके बाद में आपका IJF यानी कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन आपका बना 1951 में। और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका इंडिया लेवल पे जो है वो बना 1965 में। तो ये डायरेक्टली तीन आपको डेट याद रखनी है, जूडो कब बना, इंटरनेशनल फेडरेशन कब। उसी तरीके से स्विमिंग की बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट चलेंगे। स्विमिंग में आपका 1908 में वर्ल्ड स्विमिंग बॉडी यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे संभालती है, तो वो आपकी है एक्चुअली में फीना आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1908 में। उसी के बाद इंडिया की अगर हम बात करें तो 1948 में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, तो इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। उसी तरीके से ये आपको डेट इज डायरेक्ट लिख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। और ये पूरी की पूरी जो है डेट सारी की सारी ऑथेंटिक सोर्स है, सारी ऑथेंटिक है, इनमें किसी भी तरीके का शक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF वाज फॉर्मड इन 1926 इंटरनेशनल लेवल पे, याद रखना 1926 में यह बनी। उसके बाद में अगर आपकी बात करें इंडिया की तो TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1926 में बनी, ये भी आपका TTFI। तो दोनों एक तरीके से 26 में देखने को मिल रही है। उसके बाद में आपका रेसलिंग की हिस्ट्री की बात कर रहे थे। रेसलिंग, अगर कोई भी चीज आपको अटपटी लगती है, कुछ गलत लगती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि हम उसको देख सकें, क्योंकि कुछ भी चीज हम बहुत लंबी क्लास लेने वाले हैं, तो कुछ भी चीज उल्टी सीधी भी हो सकती है, क्या पता, ऐसा नहीं होगा वैसे, लेकिन एक आधी चीज ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर आपने इसकी जगह ये बोल दिया। तो ऐसा हो सकती है, गलतियां हर किसी से होती हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन फॉर रेसलिंग स्टाइल फिला वाज फाउंडेड इन 1992, ठीक है, एंट्री बेल्जियम में। उसी के साथ साथ में पहले आपके यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंट्रोल करने का काम करती थी।
और इंडिया लेवल पे बात करें तो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 1967, 1967। बास्केटबॉल की बात करें, बास्केटबॉल के जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर जेम्स नी स्मिथ। दिसंबर 1891 में इन्होंने शुरुआत की आपके बास्केटबॉल की, खुद इन्होंने बनाया गेम एक्चुअली में बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल इंटरनेशनल लेवल पे संभालने का काम करती है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, फीबा। फीबा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फीबा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीबा किसको संभालती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो 1932 में जेनेवा में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, ये याद रखना आपको। उसी तरीके से आपके इंडिया लेवल पे भी बहुत आपके फर्स्ट गेम्स वगैरह जो आपके एशियन गेम्स हैं उसमें भी इसकी शुरुआत रही है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन बास्केटबॉल का भी काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप, आज के टाइम में धीरे धीरे उभर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडियन लेवल पे संभालने का काम करती है BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1950 में इसकी शुरुआत हुई। टू द पॉइंट है दोस्तों, सारी क्लास टू द पॉइंट चलेगी इसी तरीके से। ओके, तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट की ये हिस्ट्री है, अगर किसी को हिस्ट्री जाननी हो, इफ ही और सी इज इंटरेस्टेड तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन जरूर कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दो, प्यार दे दो भाई थोड़ा सा। इंडिया लेवल की अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो आप सबसे पहले आपने सुना होगा ICC, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका काम करती है, जिसको पहले बोला जाता था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, ICC। आज के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 1907 में। और BCCI, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको बोर्ड फॉर क्रिकेट इस तरीके से घुमा फिरा के दे देते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। तो आपको ये याद रखना है, दोनों का आपको हेडक्वार्टर दोनों का कहाँ है वो बताना है। BCCI का तो आपने सुबह ने सुना होगा, बॉम्बे में है, ठीक है। ICC का भी आपको पता ही है सभी को कहाँ है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी की। हॉकी से भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो 1909 में आपका हॉकी एसोसिएशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, और इसको संभालने का, जैसे FHI यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई था आपकी 1924 में। तो इंटरनेशनल फेडरेशन बनी 1924 में, इंडिया की बनी आपकी 1925 में, एक साल बाद। तो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडियन हॉकी फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी इंडिया के संभालती है। आज के टाइम में आपकी क्या इसका नाम बदल के कर दिया गया है, हॉकी इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कबड्डी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो पहले इसको हुतुतु नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न में अगर देखोगे तो हुतुतु, कहीं पे आपको हाडूडू भी मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में, बांग्लादेश जैसी जगह पे। और आपके अगर हम बात करें चेडू गुडू आपको देखने को मिलेगा, ये आपके साउथर्न इंडिया में, ठीक है। और आपका कौन बड़ा आपके नॉर्थर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। देखिए कितने सारे नाम है, तो ये कोई भी नाम आपके सामने आपके आ सकता है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। और नेशनल स्टेटस लिया था 1908 में। उसी के साथ साथ में आप देखो कि 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन आपकी आई, और जो एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी AKFI, वो बनी 1973 में। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, खो खो की बात कर लेते हैं। खो खो भी इंडिजीनियस गेम है, जिसको पहले अखाड़ा या व्यायामशाला में खेला जाता था। उस तरीके से इसका इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन जगह खेला जाता था। लेकिन खो खो की फेडरेशन आपसे पूछी जाएगी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में इसने बहुत सारे टूर्नामेंट कराए, कहाँ कहाँ किस तरीके से। उसके बाद 1936 में पहली बार 1936 में जो आपका बर्लिन ओलंपिक हुआ था जर्मनी में, उसमें आपके इंडिजीनियस गेम्स थे, बहुत सारे मलखम वगैरह, खो खो, इन सभी को डेमोन्स्ट्रेशन गेम की तरह आपका दिखाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल के जन्मदाता कहा जाता है विलियम जी मॉर्गन। 1895 में 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल की शुरुआत करी। वॉलीबॉल इन्होंने इन्वेंट किया। सोच के देखो, आज के टाइम में जो इन्वेंट की गई चीज है उसको खेल नहीं पाते हैं लोग बाग, इन्होंने इन्वेंट कर दिया, तो कितनी अच्छी बात है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम VFI के नाम से जानते हैं, ये 1951 में बनी।
1951 में बनी आपकी इंडिया की, याद रखना 1951 में इंडिया की बनी। और फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल यानी कि FIV जिसको हम बोलते हैं, FIVB, उसके आपकी शुरुआत हुई 1947 में। तो जब आपका देश आज़ाद हुआ तभी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे बनी और नेशनल लेवल पे बनी 51 में। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ में आपके कहाँ कहाँ ओलंपिक गेम्स वगैरह ये भी चीज़ें दे रखी हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। बहुत जल्दी जल्दी हमने 2 स्लाइड कवर कर लिया है। आपके साथ से आप साथ बने रहिए, और भी बहुत सारी हम स्लाइड्स कवर करने वाले हैं। सभी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसी के साथ साथ एक बीच में अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो क्या बात है, कि मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो एक हमारा बैच चालू होने वाला है 45 डेज का फाउंडेशन कोर्स, जो कि 3rd बैच होगा। और इंडिया का ऐसा बैच जिसमें बहुत कम मात्रा में, मतलब 1500 रुपए में आपको इतनी क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी मिलने वाली है। 7000 से ज्यादा MCQs मिलने वाले हैं, जो कि अपने आप में ही भरपूर है। अगर वो MCQs ही कर लिए ना, तो दैट्स सफिशिएंट फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम, जितनी भी आपके BPED लेवल, MPED लेवल या फिर KVS, NVS, GSSB, सभी के एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दोनों ही क्लास ली जाएंगी मेरे द्वारा और शुभम सर के द्वारा। शुभम सर भी आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं। शुभम सर भी नेट JRF क्वालिफाइड है और मल्टीपल टाइम्स नेट क्वालिफाइड है। PhD होल्डर है, अभी यहाँ से PhD कर रहे हैं। पंजाब का, चाहे लद्दाख का हो, चाहे कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कहीं नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं हम। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एडवर्टाइजमेंट खत्म करते हैं। और वीडियो को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अब हम आगे की तरफ ले लेते हैं। फेडरेशन हो गई हमारी, इंजरीज की तरफ बढ़ जाते हैं और फ्रैक्चर्स देख लेते हैं। क्या पता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिले। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, 3P के बारे में याद रखना है। और ये PPT आपको मिलने वाली है टेलीग्राम के चैनल पे। 3P आपके कौन कौन से हैं? फर्स्ट एड में वो है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वॉर्सनिंग यानी कि खराब होने वाली सिचुएशन उससे रोकना, प्रोमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करना। तो ये ही आपकी 3 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद फर्स्ट एड में एक ABC चीज होती है, जिसका मतलब होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले देखना आपको उसमें प्रॉपरली ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्लियर करना उसका पाथवे जहां से वो सांस वांस ले रहा है। उसके बाद में चेस्ट को, मतलब कि आप चेस्ट कंप्रेशन तो तब देंगे ना जब आपको पता होगा कि वो सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको ब्लड चेक करना है इस तरीके से आप। और सर्कुलेशन का आपको अगर CPR की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन जिसकी फुल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज याद रखनी है आपको। 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन देना होता है और 2 बार आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी होती है। तो ये चीज याद रखनी है। 30 बार आपको चेस्ट पे प्रेस करना होता है और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी होती है। कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में AED की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। AED की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। ये सारी अगर आपको PPT चाहिए तो ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। उसी के साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, स्प्रेन और स्ट्रेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन से जहां पर भी आपको स्ट्रेन दिखे तो आपका T उठा लेना है और T से जोड़ देना है टेंडन। देखो T में टेंडन आ रहा है, तो टेंडन वाली इंजरी यानी कि स्ट्रेन। और आपकी जहां पर भी आपको लिगामेंट इंजरी दिखे वो स्प्रेन। तो टेंडन या मसल दिख जाए तो आपको लगा देना है स्ट्रेन पे। और स्प्रेन यानी कि आपका लिगामेंट टीयर, तो यहाँ पे दे भी रखा है लिगामेंट में अगर इंजरी हो गई तो आपका स्प्रेन कहलाएगा। मसल या टेंडन में इंजरी हो गई तो, ये टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे। एक्यूट इंजरी कौन सी होती है? जो कि अचानक से लगी होती है, तुरंत सडन, जैसे डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, नी इंजरी हो गया, जो तुरंत लगी होती है, जिनका कुछ अता पता नहीं होता है। क्रोनिक इंजरी वो होती है जो लंबे समय से चलती आ रही होती है, जैसे कि आपने बहुत टाइम से आपके शोल्डर में पेन हो रहा है लेकिन आप यूज करे जाते हैं, तो ओवर यूज इंजरी। शिन पेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज इंजरी। तो ये चीज है। उसके बाद में आपका प्राइस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका प्राइस में देखेंगे तो P फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। जितने भी गार्ड वगैरह यूज करते हैं उनको यूज करना है। R फॉर रेस्ट,
चोट लगने के बाद रेस्ट देना है उस एरिया को। आई फॉर आइस, आइस अप्लाई करनी है आपको, और कंप्रेस करके रखना है उस एरिया को। इवेल्युएट, एलिवेट करके रखना है, यानी कि ऊपर आपके हार्ट लेवल से एलिवेट। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन टाइप के फ्रैक्चर कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टेबल फ्रैक्चर, जिसमें आपकी बोन टूटती तो है लेकिन वो आपका अपने ही जगह पे रहती है, अपने ही जगह पे रहती है, बाहर नहीं आती है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन टूट के बाहर आ जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब कि एक टी बना लेना, बोन ये सामने है पहले नंबर के, ये टी बना लेना, ये टी बन गया यानी कि ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है? इस तरीके से आपका, आपने देखा होगा इस तरीके से आपका कटा होता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर लगा होता है आपका अलग तरीके से, हल्का सा डायगोनली, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर इस तरीके से। कम्यूटेड फ्रैक्चर यानी कि बोन दो या दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाए, तो ये आपका लास्ट वाला जो कम्यूटेड फ्रैक्चर है। उसके बाद में ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड होता है, जिसमें बोन अलग तो होती नहीं है। एक आपका, आपने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखा होगा, ग्रीन स्टिक का आपने, जिसमें कि आपकी बोन जो है टूटती है लेकिन वो मतलब इन द सेंस बैंड हो जाती है, कभी कभी टूट भी जाती है, कभी कभी आपकी बैंड भी हो जाती है। मेनली ऐसा बोला जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें बोन टूटने के बजाय बैंड हो जाती है, तो वो होती है ग्रीन स्टिक। आपने ग्रीन स्टिक से ले सकते हैं, ग्रीन का मतलब होता है हरी और स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। तो हरी लकड़ी आपने देखा होगा, मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ेगी, मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, बहुत कम टूटती है। उसके बाद में आपने ये वुंड्स वगैरह, बरसे, ये सारी चीजें देखी होगी, तो इनका भी आगे आने वाले उसमें लेने वाले हम किस तरीके से इनको क्या बोलते हैं। ये आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर में आती है। लैक्रेशन, रगड़ लग जाना, एब्रेशन, देखो आपने देखा होगा, लैक्रेशन भी, ये सारी आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आती हैं। तो राइस मेथड की अगर हम बात करें तो गैब मार्किन ने ये आपकी दी थी, स्पोर्ट्स मेडिसिन की बहुत फेमस बुक थी, 1978 की बात है ये, तब इन्होंने राइस मेथड दिया था। राइस मेथड के अलावा भी आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। राइस हो गया, हाई राइस हो गया, प्राइस हो गया, तो इनको एक बार आपको देखना जरूरी है। प्रिंस हो गया, राइसर हो गया, पुलिस हो गया, तो इनको एक बार देख के जरूर जाना। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में 110% आने वाली है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये भी टॉपिक खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं आगे की टॉपिक की। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की पर बात कर लेते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, उसकी भी बात करेंगे। टू द पॉइंट आपका चलेगा लेक्चर। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की बात कर लेते हैं। किसी भी तरीके से, एक तरीके से डिफॉर्मिटी हो जाना बॉडी में कहीं से भी, तो पोस्चर आपके दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक आपका स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक और डायनामिक मतलब स्टैटिक जिसमें आप खड़े हैं, बैठे हैं, आराम से हिल नहीं रहे हैं, अभी मैं स्टैटिक पोजीशन में हूँ। वहीं पे अगर मैं भागने लगूँ, दौड़ने लगूँ, तो मेरा डायनामिक पोस्चर हो जाएगा। तो ये एक बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। तीन आपके मेनली आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनकी डायरेक्टली बात करेंगे। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, काइफोसिस में क्या होता है, आपका थोरेसिक रीजन में एक्सेजरेशन देखने को मिलता है। लॉर्डोसिस में क्या होता है, लंबर रीजन में आपको देखने को मिलता है अंदर की तरफ। और लेटरल में क्या होता है आपका साइड की तरफ, यानी कि स्कोलियोसिस में आपका साइड की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये तीनों ही आपके आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, नोक नीज, जिनको जेनु वेलगम बोला जाता है। देखो, गम से क्या करते हो आप, कोई भी चीज चिपकाते हो, तो जहां पैर चिपकने को मिलते हैं, अंदर की तरफ चिपकते हैं घुटने, अंदर की तरफ जिसमें घुटने चिपक जाए, तो गम आ रहा है इसमें, तो जेनु वेलगम भी बोलते हैं। तो जेनु वेलगम याद रखना, अंदर की तरफ बैंड हो जाना इस तरीके से। उसके बाद में जेनु वेलगम अगर है आपको तो फ्लैट फुट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जेनु वेलगम अगर है या आपका नोकनीज है, तो वो कौन सी बीमारी को या कौन सी डिफॉर्मिटी को और ज्यादा कर देगा, या फिर कौन सी डिजीज आपको, डिजीज कह रहा हूँ, डिफॉर्मिटी आपको हो जाएगी। तो फ्लैट फुट देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम बात करते हैं फ्लैट फुट क्या होता है। फ्लैट फुट देखो ऐसा होता है कि नॉर्मल जो आपका कर्व होता है, जब आप पानी से निकल के आते हो किसी भी चीज से, तो इस तरीके से आपको पैर देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ये अच्छा है, ये गुड है इस तरीके से। लेकिन ये जो आपको देखने को मिल रहा है सेकंड पिक्चर में, इस तरीके से अगर देखने को मिल रहा है, तो ये आर्क एक्चुअली में है ही नहीं। जो आपका पंजे का आर्क होता है सिंपल भाषा में, तो वो एक्चुअली में है नहीं।
आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, तो वो आपका फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट वालों का एंकल ट्विस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। फिर आता है राउंड शोल्डर। शोल्डर आपके नॉर्मल इस तरीके से रहते हैं, कईयों को देखा होगा आगे की तरफ आपके राउंड रहते हैं, तो राउंड शोल्डर आपके इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इनके लिए एक्सरसाइज भी दे रखी है, अगर एक्सरसाइज देखनी हो तो वो भी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे सब कुछ मिलने वाला है। काइफोसिस की बात कर लेते हैं। टेलीग्राम को भाई ज्वाइन जरूर करके रखना, आने वाले टाइम में आपकी जॉब वगैरह सब कुछ उसी में आती है। काइफोसिस की बात करते हैं। काइफोसिस अगर देखे जाए तो ये अपर बैक में होता है, मेनली राउंडिंग ऑफ अपर बैक यूँ कह लीजिए। इसको हंच बैक भी बोलते हैं, हंच बैक भी इसको बोला जाता है काइफोसिस को। राउंड बैक और हंच बैक भी बोला जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। राउंड बैक और हंच बैक किसका नाम है? काइफोसिस का नाम है। ये अपने की नोट्स में लिख लेना, इनको पढ़ के चले जाना, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन 100% होगा। उसके बाद में बो लैग देखने को मिलता है, जैसे नोकनी था, अंदर की तरफ पैर चिपक रहे थे घुटने, बाहर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कईयों को देखा भी होगा आपने। तो जेनुवेरम, दूसरा नाम जेनुवेरम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका देखने को मिल सकता है। जेनुवेरम और जेनुवेलगम याद रखना, लिख भी रखा है मैंने, चिपकना, तो ये इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। और नेक्स्ट आपका है वो देखने को मिल रहा है स्कोलियोसिस। तो वर्टिब्रे साइड की तरफ में हो जाती है। तो दो टाइप के आपके स्कोलियोसिस होते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने टाइप के स्कोलियोसिस होते हैं, तो एस शेप का एक स्कोलियोसिस होता है, एक सी शेप का देखने को मिलता है। तो दोनों तरीके से देखने को मिलते हैं। साइड में आपके जो बैक बैंड हो जाती है उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये भी आपके अलग अलग रीजन पे हो सकती है। जो नॉर्मल बैक है आपके, ये हेल्दी बैक है फर्स्ट नंबर की। सेकंड में आपको देख रहा होगा थोरेसिक रीजन में आपका, इनके अलग अलग नाम है, जैसे सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया, कोकेक्स हो गया, इस तरीके से अलग अलग नाम है आपके। तो सैक्रम, कोकेक्स वगैरह ये सब अलग अलग नाम है आपके, ये भी आप पढ़ लेंगे किसी दिन। तो अगर हम बात करें थोरेसिक रीजन पे, अगर सी शेप में देखने को मिलेगा तो ये भी स्कोलियोसिस है। नीचे लंबर रीजन में देखने को मिल सकता है। थोरैक और लंबर दोनों दोनों में मिक्स देखने को मिल सकता है। और कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जिसको एस शेप मेनली बोलते हैं हम, जिसमें आपका शेप ही अलग अलग तरीके से बदल जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम कवर कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ वीडियो आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट की, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो आपको दे रखी है, जिसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट दे रखा है। तो 50 मीटर डैश, 600 मीटर सिट एंड रेच, ये इन सब की बात करेंगे। हम आपके मोटर फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो टेस्ट है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से, तो 50 मीटर, इसको आपको याद रखना है, ये किस चीज को काउंट करता है, ये स्पीड को, मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी है उसको मेजर करने का काम करता है। इसमें आपको क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, और 50 मीटर तक आपको रनिंग करने के लिए डिस्टेंस चाहिए। 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट, ये आपको क्या मेजर करता है, ये आपका एंड्योरेंस मेजर करता है, एंड्योरेंस मेजर करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड्योरेंस मेजर करता है आपका 600 मीटर। ठीक है, जितना आप जल्दी कवर कर लेंगे उतना आपका फिटनेस लेवल अच्छा है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या मेजर करता है आपका, ये आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करता है, लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करता है। इसमें सीधा ही पता होगा, आपके टेस्ट में भी है, यहाँ पे खड़ा होकर सीधा मैक्सिमम जंप करना है, इसमें कुछ बताने की चीज नहीं है। 3 ट्रायल आपको दी जाती है, 3 में से आपके जो बेस्ट होता है उसको ले लिया जाता है। नेक्स्ट आपका 4x10 शटल रन, इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलती है, आपके स्पीड और एजिलिटी को मेजर करता है, स्पीड और एजिलिटी को मेजर करने का काम करता है आपका शटल रन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग और फिनिशिंग लाइन होती है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कर्ल अप या पार्शियल कर्ल अप, ये देखने को मिलेगी। इसमें आपको ये क्या चीज मेजर करता है, ये आपके एब्डोमेन स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम करता है, एब्डोमेन स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का काम करता है पार्शियल कर्ल अप। उसके बाद में आपका पुशअप्स, इसकी बात करें तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने का काम करता है, ये लिख लेना सीधा। पुशअप्स क्या क्या मेजर करता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ये मेजर करने का काम करता है। पुशअप सभी को पता है किस तरीके से करनी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। मॉडिफाइड पुशअप्स, ये गर्ल्स के लिए, ये भी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट आता है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, इसमें आपका एक आता है बैरो, 3 आइटम है जिसके अंदर बैरो फिटनेस टेस्ट, इसके अंदर 3 आइटम है, एक आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एक आपका जिगजैग रन, और एक मेडिसिन बॉल पुट। ये इंपॉर्टेंट है, 3 किलो आपके बॉयज के लिए होती है और 1 किलो गर्ल्स के लिए होती है। चलिए बैरो की बात कर लेते हैं। बैरो आपका किस तरीके से क्या है,
इसमें आपका सबसे पहला टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जो कि आपको अभी मैंने डिस्कस किया था उसी तरीके से सेम है। क्या मेजर करता है? लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नेक्स्ट जिगजैग रन है, इसका प्रोसीजर देख लो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से घूम के जाएगा बंदा और यहाँ से इस तरीके से वापिस आएगा। ये एक राउंड हो गया। इसी तरीके से 3 राउंड रिपीटेडली लगाने हैं, 3 राउंड ये रिपीटेडली लगाने हैं, तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में स्कोरिंग देखी जाती है इसकी, कि स्कोरिंग कितनी रही। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है मेडिसिन बॉल पुट। इसमें आपका शोल्डर पे बॉल रखनी होती है और थ्रो करना होता है आपको बॉल को। और बॉल कितने केजी की होती है? 3 किलो की बॉयज़ के लिए, 1 किलो की गर्ल्स के लिए। तो ये आपकी क्या चीज़ मेजर करने का काम करती है? ये आपकी करने का काम करती है आर्म्स की और शोल्डर की स्ट्रेंथ, आर्म्स और शोल्डर की स्ट्रेंथ टेस्ट करने का काम करती है। फिर आपका कार्डियो वेस्कुलर, जिसमें आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, ये अलग है, और आपका रॉकपोर्ट टेस्ट है, ये अलग है। तो इनकी भी बात कर लेते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या होता है? आपका एक बेंच होती है जिसमें 5 मिनट तक आपको 5 मिनट तक ऊपर स्टेप अप करना होता है। उसके बाद में 3 बार आपकी हार्ट बीट ली जाती है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद और 3 मिनट बाद। उसके बाद में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला याद रखना है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कितनी करी सेकेंड्स में इनटू 100 और डिवाइड कर देना उसको 2 से। साथ में ही सम ऑफ पल्सेस काउंट, ये आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद में रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट जो है, उसमें क्या चीज़ चेक करते हैं हम? VO2 मैक्स। VO2 मैक्स इसका मेजर करने का किसका काम है? ये आपके रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट। इसमें भी एक तरीके से आपको 1 माइल तक वॉक करनी होती है। 1 माइल कितनी होती है आपकी? 1609, यानी कि लगभग 1600 मीटर आपकी होती है। तो उसमें भी आपका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद में इसका एक सामने निकल के आता है जो कि आपका सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट देख लो, ये क्या होता है? इसमें आपके 6 टेस्ट ले रखे हैं। 6 टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं क्या है, जिसको हम पूरा नाम बोलते हैं रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो भी देख लो। ये आपका पीछे का रॉकपोर्ट का पूरा आ गया। रॉकपोर्ट मैंने अच्छे से बताया नहीं था। रॉकपोर्ट का पूरा स्कोरिंग क्या कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये याद रख लेना। ये नीचे दे रखे हैं ये फॉर्मूला। अब मैं कैसे ही बताऊँ, आप खुद ही देख लेना, इजीली है। तो इसको बताने में मैं टाइम वेस्ट करूँगा, इससे बढ़िया और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका है अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए आपका यूज़ करते हैं, ये आपका सीनियर सिटीजन का चल रहा है। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का काम करता है आपका कर्ल अप, आर्म्स कर्ल अप, आर्म्स कर्ल टेस्ट। अपर बॉडी मेनली आर्म्स की, बाइसेप्स की स्ट्रेंथ। इसमें 30 सेकंड दिए जाते हैं। 30 सेकंड में मैक्सिमम कितना कर रहा है कोई भी, जो भी बुजुर्ग इंसान है या बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग औरत है, कोई भी है, वो उनको करने के लिए दिया जाता है। 8 पाउंड होता है आपका मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए आपका 5 पाउंड का वेट दिया जाता है। तो मैक्सिमम जितने करते हैं वो उसका स्कोर होता है। नेक्स्ट आपका आपने देखा अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है आपका स्ट्रेच टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, इस तरीके से। तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो देखने को मिलता है। जीरो अगर टच करके आप रह गए, हाथ आपके टच हो गए, तो जीरो है। अगर आपने क्रॉस कर दिया तो पॉजिटिव स्कोर है, और आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नेगेटिव स्कोर है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं सिटिंग इन ए चेयर एंड रीचिंग आउट। ये टेस्ट करने के लिए मेजर करते हैं। उसके बाद में इसमें किस तरीके से एक चेयर पे बिठा देते हैं, और हैमस्ट्रिंग मसल को ये एक्चुअली में मेनली फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करती है, वो हैमस्ट्रिंग मसल की करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये प्रोसीजर है। उसके बाद में एक टेस्ट और होता है जिसको हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करते हैं। तो स्टैंडिंग इन ए चेयर, और इसमें स्क्वाट लगा लो एक तरीके से, हाथ इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं, और आपको टाइम दिया जाता है। आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपने कितने करे जाए, तो आपको 30 सेकंड दिया जाते हैं। जितने बार आप कंप्लीट बैठ के उठ जाते हैं, उतना ही आपका स्कोर होता है। इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, ये आपका सिटिंग इन चेयर। ये आपका मेनली है सीनियर सिटीजन के लिए। फिर एक और टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका 8 फुट
अप एंड गो टेस्ट, ये क्या मेजर करता है आपका, इसका मेजर करने का पर्पज है वो है स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, ये पर्पस सभी का लिखा हुआ है, तो एक बार पर्पस को पढ़ के नोट्स जरूर बना लेना। किस तरीके से यहाँ प्रोसीजर है, 8 फीट तक आपको जाके राउंड लगा के घूम के आना होता है, तो ये आपको, ठीक है, कमांड गो पे करना होता है। तो 2 ट्रायल एक पार्टिसिपेंट को दी जाती है यहाँ पे, ये इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो इसमें भी 6 मिनट तक वॉक करना होता है, स्टार्ट बोल देते हैं और वॉक करना होता है, तो वॉक खाली आपको वॉक ही करना होता है, और 6 मिनट के बाद आपको देखा जाता है कि आपने कितना वॉक किया, 6 मिनट में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया वही। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की। चलिए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट को समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट है क्या। वैसे तो हम इसकी बात कर चुके हैं और हमारी वीडियोस में, लेकिन फिर भी और हम आगे देख लेते हैं क्या क्या है आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा 3 टाइप के आपके टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के आपके टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं। जैसे ओलंपिक वगैरह ये सब, ये भी एक तरीके से टूर्नामेंट के ही वो हैं। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ये आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से नॉकआउट और लीग आपके फ्लैक्स उसमें दे रखा है। तो कैसे कैसे नॉकआउट टूर्नामेंट क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एक बार में अगर टीम हार गई तो उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी दे रखे हैं, तो ये भी ठीक है। कैसे फिक्चर ड्रॉ करने हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इस तरीके से आपने पिक्चर ड्रॉ करा। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। एक टीम आई है, 2 टीम है आपकी, जो टीम हार गई पहले उसको बाहर कर देंगे तुरंत। तो पहली बार में ही टीम को बाहर कर देना, हार के जो टीम हार गई है उसको एक ही बार में बाहर कर देना, इज नोन एज नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यूं भी कह सकते हैं गेट एलिमिनेटेड आफ्टर फर्स्ट लूज, तो एक बार में हार गई। तो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, उनको डायरेक्टली हम बताएंगे। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम प्लेयर्स विच इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स क्या है, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, तो वो टोटल नंबर ऑफ बायज कितनी दी जाएंगी उसके बारे में बात करेंगे। हाफ्स और क्वार्टर्स इनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपकी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आ जाए अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो वो होता है n-1। n मतलब है टीम कितनी है, n मतलब है जितनी टीम है उसमें से एक घटा देना। तो जाहिर सी बात है अगर 20 टीम है तो 19 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे n-1 नॉकआउट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब लेकिन आपको एक और चीज देखनी है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ। अगर एक एक हाफ में आपको अलग अलग टीम बांटनी है तो कैसे करेंगे। तो अगर इवन टीम है, जाहिर सी बात है अगर 10 है, 20 है, 30 है, तो डायरेक्टली उनको 2 से डिवाइड कर दो, आधी आधी कर दो, 15 इसमें 15 इसमें। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। टीम अगर ऑड आ जाए तो आपको देखना है, अगर टीम ऑड आ गई जिनका नंबर है आपका 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ऑड है अगर, तो ऑड में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, उसको भी आप 2 में पार्ट कर दो। सिंपल सा, जैसे 100 टीम है तो आप सीधा 50-50 बांट दोगे। लेकिन अगर मान लो 99 आ गई तो 99 से आप अगला नंबर देख लो जो कि 100 है। तो 99 को 2 में डिवाइड करना बहुत हार्ड है, लेकिन 100 को तो सीधा 50-50 में कर सकते हो ना। तो याद रखना जो 50-50 है तो 50 को ऊपर डाल दो, 50 को ऊपर डाल दो। और आपको पता है ये 100 में से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक नंबर इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 99 को अगर हम देखें तो पहले तो हमने 50 ऊपर बांट दिए, तो अब इसमें कितने बचे, 49 बचे। 49 को हम नीचे डाल देंगे। तो अपर हाफ में हमेशा ज्यादा आते हैं, लोअर हाफ में हमेशा कम आते हैं, क्योंकि अपर हाफ का फॉर्मूला है n+1
n+1/2 और लोअर आपका फॉर्मूला है n-1/2। ठीक है, तो इसीलिए आपको कितनी भी टीम आ जाए, मान लो 39 टीम आ गई, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको किस तरीके से अपर हाफ में बांटेंगे। सीधा 39 को मत देखो, एक बढ़ा दो नंबर, 40 कर दो। अब 40 को आसान करना है ना, डिवाइड तो इजीली कर दोगे। 40 को 20 में कर सकते हो, तो 20 को ऊपर डालना, एक नंबर घटा देना और 19 को नीचे डाल देना। अपर हाफ की होगी, लोअर हाफ की होगी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर की देखते हैं। ईच क्वार्टर में, अलग अलग क्वार्टर में किस तरीके से बांटेंगे आप। तो नंबर ऑफ टीम ईच क्वार्टर में बांटने के लिए आपको सीधा सीधा सिंपल है। अगर 28 टीम है तो साथ साथ सब में आ जाएंगी, सब क्वार्टर में। अगर 29 टीम है तो पहले क्वार्टर में आप डालेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, बाकी में सब में साथ हो जाएगी। अगर 2 टीम एक्स्ट्रा है तो पहले में डालेंगे और तीसरे में डालेंगे, याद रखना। अगर 3 टीम एक्स्ट्रा है, पहला दूसरा तीसरा भर जाएगा और लास्ट खाली रहेगा। तो इजी है कि पहली टीम आएगी पहले में, दूसरी टीम आएगी तीसरे में, अगर 2 टीम फालतू है तो। अब देख लो नंबर ऑफ राउंड्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला इजी है। देखो पावर ऑफ 2 आपको याद रखनी है। अभी जब भी हम 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16 32 इनके बारे में खेलते हैं, 64 इनमें ही खेलते हैं हम, मेनली इन्हीं की बात करेंगे। तो अगर आपके पास सपोज करिए नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम देखनी है आपको कितनी है। मान लो 8 टीम है, 8 टीम है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। तो पहले इसके फैक्टर कर लो कि 8 आपका कौन से फैक्टर में आ रहा है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आपको देखने को मिल गया। यानी कि 8 को अब इन 2 को गिन लेना है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो यानी कि 3 आपको राउंड देखने को मिलेंगे। राउंड्स निकालने आ जाए तो सिंपल सा है, आपको देखने को मिलेगा ये आपका अगला। अब जैसे 16 है तो 16 को अब देखोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 बार 2 देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको 4 राउंड, जितनी बार 2 देखने को मिले उतने राउंड, सिंपल। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फिक्सिंग बाय। किस तरीके से बाय फिक्स करनी होती है। बाय एक तरीके से एडवांटेज होता है नेक्स्ट राउंड में खेलने के लिए उस प्लेयर को। तो कैसे कैसे बाय फिक्स करोगे आप। सबसे पहली बाय देंगे, फर्स्ट बाय देंगे हमेशा आप लोअर हाफ को, लास्ट टीम जो होती है लोअर हाफ की उसको देंगे। सेकंड बाय देंगे फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो इसको देख लो किस तरीके से दी जाती है। नंबर ऑफ बायस देखो, देख लो। तो जैसे ये है अपर हाफ और लोअर हाफ में मैं बांट देता हूँ। ये आपका अपर हाफ हो गया, ये आपका लोअर हाफ हो गया, लोअर हाफ अपर हाफ। इसमें आपकी 4 टीमें 1 2 3 4, जिसको 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी आपकी 4 टीमें 1 2 3 4, जिसको आप बोल रहे हैं कि 5 6 7 और 8। तो आप सबसे पहली देखो बाय किसको दे रहे हैं, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो लोअर हाफ ये वाला है, तो लास्ट टीम, तो यहाँ फर्स्ट बाय देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट बाय देखने को मिलेगी। दूसरी बाय देखो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। फर्स्ट टीम कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ सेकंड बाय देखने को मिलेगी। सेकंड बाय यहाँ देखने को मिलेगी इसमें। ऐसे ही आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। थर्ड बाय किसको देंगे, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है 5वें नंबर की, तो ये आपको थर्ड बाय देखने को मिलेगी, थर्ड बाय। उसी तरीके से फोर्थ बाय किसको देने मिलेगी, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फोर्थ बाय। अब ये प्रोसीजर सेम फॉलो होता रहेगा इसी तरीके से, कितनी भी टीम हो आपकी। टोटल नंबर ऑफ बायज कितनी होती हैं ये निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि या तो 2 टीम हो या 4 टीम हो, 8 टीम हो, 16 टीम हो, 32 टीम हो, इतनी टीम होनी चाहिए। अगर इनसे ऊपर नीचे है तो अगला नंबर देख लेना है, इनसे ऊपर नीचे है तो अगला नंबर देख लेना है। जैसे 2 से ऊपर अगर 3 टीम है तो 3 से अगला नंबर देख लेना, 4 आ रहा है, ठीक है। अगला नंबर इन द सेंस इन नंबरों में से या तो 2 देखना है या 4 देखना है या 8 देखना है या 16 देखना है। अगर 4 के बीच में 4 से लेके 4 से अगर 5 है, 5 से लेके आपका 7 तक कोई भी नंबर आता है, 5 6 7, तो अगला नंबर वो 8 काउंट होगा। अगला नंबर का मतलब है इन चारों पांचों में से अगला नंबर। इसमें अगला नंबर 64 भी है, 64 से अगला भी आपका है, ठीक है। 128 भी आपको देखने को मिलता है। तो अगला नंबर का मतलब है
या तो 2 या 4 या 8 या 16 या 32 या 64 या 128, इनके बीच में आपको देखना अगला कौन सा है। ठीक है, अगला 8 से अगला 9 नहीं है। 9 अगर मान लो 9 नंबर है तो 9 से अगला 10 नहीं देखना है, 9 से अगला 16 है। ये अगला नंबर जब मैं बोल रहा हूं तो इन नंबरों को याद रखना। तो इन नंबरों को देखना है और जितने भी नंबर पूरे होने में, जैसे कि आपका 9 नंबर है, 9 नंबर है मान लो, आपके पास 9 टीमें हैं तो बाय कितनी दी जाएंगी? तो 9 से अगला नंबर कौन सा आ रहा है? यहां देखो 8 के बाद क्या आ रहा है? 16 आ रहा है ना सीधा, तो 16। अब 16 टीम कंप्लीट करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, उतना ही आपको बाय देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट हायर नंबर तो ये देखनी है। जैसे आपके पास 11 टीमें हैं, मान लो आपके पास 11 टीम है, तो जाहिर सी बात है चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, आपको देखना है 16 ही नंबर। अगला 16 नंबर देखना है। अब 16 को पूरा करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? आपके पास 11 है और आपको 16 करनी है, तो कितने नंबरों की कमी है? वो नंबरों की कमी ही आप बाय से पूरी करते हैं, तो 5 नंबरों की कमी है तो 5 बाय देंगे, जाहिर सी बात है। अपर हाफ में कितनी देंगे, लोअर हाफ में कितनी देंगे? तो अपर हाफ में देंगे आप नंबर ऑफ बायस -1। हमेशा लोअर हाफ में ज्यादा बायस दी जाती है, लोअर हाफ में ज्यादा बायस दी जाती है, सीधी सी बात है। इसमें भी जैसे मैंने बताया, मान लो कि आपके पास 11 बाय हैं, तो 11 बाय कैसे देंगे? 11 से अगला क्या नंबर है? 12। 12 को डिवाइड करोगे तो 6 और 6 आएगा, तो 6 को पहले नीचे डाल देना। 6 लोअर हाफ में ज्यादा आती है क्योंकि पहली ही बाय हम लोअर हाफ में दे रहे हैं, तो 6 आपके लोअर हाफ में और आपका 5 आपके अपर हाफ में देखने को मिल रही। तो इस तरीके से आप बायस काउंट करते हैं। अब सीडिंग की बात कर लेते हैं, सीडिंग क्या होता है, सीडिंग की। चलिए, लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसके तुरंत बाद आ जाएगा या फिर डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका सेम चैनल पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता आपको भी पढ़ना इतना एक ही बार में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बहुत जल्दी मिलेंगे यहीं पे आपके। ध्यान रखना आप सभी।